गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना में बाबर की भूमिका। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ था। उसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगना के शासक थे। पितृवंश की ओर से वह तैमूर का 5वां वंशज और मातृवंश की ओर से चंगेज़ खां का 14वां वंशज था। इस प्रकार बाबर की नस्लों में दो पराक्रमी विजेताओं का रक्त बहता था। बाबर का पिता उमर शेख मिर्ज़ा असंतुष्ट व्यक्ति से फरगना के अन्य साधनों से वह संतुष्ट नहीं थे। 1494 में बाबर के पिता की मृत्यु हो गई और 11 वर्ष की अल्प आयु में बाबर को फरगना का शासक बनना पड़ा। जिस समय बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा, कठिनाइयाँ आरंभ हो गई थी। उस पर दो शत्रुओं ने आक्रमण कर रखा था, किंतु अपनी कूटनीति और दृढ़ता से उसने वापस जाने पर विवश कर दिया। इसके पश्चात बाबर ने ऐसे फरगना के शासन से संतुष्ट नहीं था। उसने अपनी लालसा को पूरा करने के लिए उसे ने समरकंद पर शासक की मृत्यु होने पर उस पर आक्रमण किया और 1496 में समरकंद को जीतने का प्रथम प्रयास किया, किंतु वह सफल रहा। अगले साल 1497 में उसने पुनः प्रयत्न किया, जिसमें उसे सफलता प्राप्त हुई, किंतु 100 दिन के पश्चात ही बाबर को समरकंद त्यागना पड़ा। बाबर के पास किंतु जब वह फरगना पहुंचा तो वहाँ पर भी विद्रोह हो गया था और फरगना की ओर प्रस्थान किया, किंतु वहाँ पहुँचने पर फरगना पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका। इस प्रकार बाबर के पास कोई भी राज्य नहीं रह गया था। उसने के आदमी एक एक करके खिसकने लगे। गृह विहीन खानाबदोश बन गया। उसने समरकंद को पुनः जीतने का प्रयास किया, किंतु असफल रहा। 2 वर्ष बाबर भटकता रहा और 1498 में फरगना को पुनः हस्तगत कर लिया। इसके पश्चात काबुल के शासक के रूप में लेंगे उसे हम। 1502 ईस्वी में शेवानी खां से हार कर बाबर जब इधर उधर भटक रहा था तो अफगानिस्तान की अस्थिर और दुर्वर राजनीति से महाहस्तक्षेप करने का उसे अवसर प्रदान हुआ। 1501 में काबुल के शासक और बाबर के चाचा उलुग बेग मिर्ज़ा की मृत्यु हो गई। वहाँ व्यवस्था फैली। बाबर ने इसका लाभ उठाया और 1504 में काबुल पर अपना अधिकार कर लिया। काबुल के नए राज में बाबर की शक्ति स्थापित हो चुकी थी, किंतु समरकंद को प्राप्त करने की उसकी इच्छा अभी भी मन में बनी हुई थी। 1510 ईस्वी के लड़ाई में ईरान के शाह इस्माइल से लड़ते हुए उसके मुख्य शत्रु शेवानी खां उज़्बेक की हार और मृत्यु का समाचार उसे प्राप्त हुआ। अतः बाबर ने एक बार फिर समरकंद को जीतने का निश्चय किया। 1511 में उसने तीसरी बार समरकंद पर अधिकार किया। न केवल समरकंद पर बल्कि बुखारा और खुरासान पर भी अधिकार कर लिया। अब हम लेंगे बाबर की समय भारत की राजनीतिक स्थिति। बाबर के समय भारत की राजनीतिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। सिंध, कश्मीर, उड़ीसा, खाना देश, उत्तर भारत के अन्य स्वतंत्र राज्य थे, परंतु उनमें कोई भी शक्तिशाली नहीं था। उत्तर भारत का सबसे मजबूत राज्य राजपूताने का मेवाड़ राणा संग्राम सिंह थे। दिल्ली में इब्राहिम लोदी का शासन था। दक्षिणी भारत में विजयनगर साम्राज्य अपनी शक्ति की सीमा पर था और जबकि बहमनी राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंट चुका था। इस प्रकार भारत की राजनीति में एकता और स्थिरता का अभाव था। उधर बाबर की महत्वाकांक्षाओं से बाबर भारत की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। मध्य एशिया में असफलता के बाद उसे लगा यदि उसे साम्राज्य स्थापना करना है तो उसे दक्षिण पूर्व अर्थात भारत की ओर बढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार बाबर ने भारत को जीतने का निश्चय किया और भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। बाबर ने भारत पर 5 आक्रमण किए। प्रथम आक्रमण उसने 1519 ईस्वी में किया और उसने बाजौर पर अपना आक्रमण करके घेर लिया। इस संघर्ष में बाबर के नए देव खाने की भूमिका महत्वपूर्ण रही। 7 जनवरी 1519 को बाबर ने बाजौर पर अधिकार कर लिया। दूसरा आक्रमण बाबर ने सितंबर 1519 में बाबर पेशावर को दुर्ग को जीतने के लिए किया, किंतु वह अपने लक्ष्य की पूर्ति किए बिना ही काबुल लौटना पड़ा, क्योंकि वहाँ से लगातार उपद्रवों की सूचना आ रही थी। 1520 में बाबर ने भारत पर तीसरा आक्रमण करने के लिए तीसरा अभियान चलाया। बाजौर के दुर्ग को पुनः अधिकृत किया। 1519 में उसके प्रतिनिधियों को उखाड़ दिया गया था।
अतः वहाँ पर सियालकोट की ओर बढ़ा और बिना प्रतिरोध के उस पर भी अपना अधिकार कर लिया। अब बाबर ने कंधार और समरकंद की कठिनाइयों से मुक्त होकर भारत पर चौथा आक्रमण किया। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और दौलत खां में तनातनी हो गई थी। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने उसको दिल्ली बुलाया, परंतु दौलत खां लोदी स्वयं नहीं किया और उसने नाराज कर दिया। सुल्तान के क्रोध से बचने के लिए दौलत खां ने अपने लड़के दिलावर खां और आलम खां लोदी को बाबर के पास भेजा। बाबर ने इस निमंत्रण को फौरन स्वीकार कर लिया और 1524 में उसने जिनाब और झेलम की घाटियों में कूच किया। लाहौर और दीपालपुर शीघ्र ही उसके हाथ में आ गए। इस प्रकार बाबर धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ने लगा। बाबर ने जब अपना अधिकार करके वापस जा रहा था तो दौलत खां ने सेना एकत्र करके पुत्र दिलावर खां पर आक्रमण कर दिया और सुल्तानपुर पर अपना अधिकार कर लिया। दीपालपुर से आलम खां को भगा दिया। उसने पूरे पंजाब पर अपना अधिकृत करने का प्रयास किया, लेकिन सियालकोट में बाबर ने के दुर्ग रक्षकों ने उसे हरा दिया। पाँचवा आक्रमण और पानीपत का प्रथम युद्ध 31 अप्रैल 1526। नवंबर 1525 में बाबर अपनी पूरी सेना के साथ अंतिम बार सीमा पार करके भारत में प्रवेश किया। हुमायूं भी उसके साथ था। उसने के साथ उस बदखशा की सेना थी। दौलत खां को शीघ्र ही आत्मसमर्पण करना पड़ा। उसे बंदी बनाकर भेरा नगर भेज दिया गया। इस प्रकार बाबर को पंजाब जीतने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उसने असंतुष्ट अमीरों और सैनिकों की सहायता आश्वासन देते हुए अधीनता के प्रस्ताव भेजे। संभवतः मेवाड़ के राणा सांगा ने भी इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने का प्रस्ताव भेजा। जब बाबर दिल्ली की ओर बढ़ने लगा तो इब्राहिम ने एक विशाल सेना एकत्र कर पंजाब की ओर युद्ध करने के लिए चल दिया। दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में एक दूसरे के सामने आ गईं। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसने केवल 12,000 सैनिकों की सहायता से इब्राहिम लोदी की 25,000 की सेना को हरा दिया। दोनों पक्षों की वास्तविक संख्या कुछ भी हो, सेना की संख्या कुछ भी हो, परंतु इसमें संदेह नहीं है इब्राहिम लोदी की सेना की संख्या बाबर की सेना से अधिक थी। 12 अप्रैल से 19 अप्रैल 1526 तक पूरे एक सप्ताह तक दोनों पक्षों की सेनाएं एक दूसरे के सामने पड़ी रहीं। छोटे-मोटे युद्ध भी हुए, परंतु वास्तविक युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ। जैसा कि बाबर लिखता है कि एक भाले की लंबाई के बराबर जब सूर्य ऊपर आ गया तो युद्ध शुरू हुआ। दोपहर तक चलता रहा। तब शत्रु बिल्कुल हार गया। भगदड़ मच गई। मेरे लोग विजयी हुए, उल्लास से भर गए और भगवान की दया से ये कठिन कार्य मेरे लिए आसान हो गया। बाबर ने पानीपत का युद्ध कैसे जीता ये जानना जरूरी है। बाबर की सफलता के पीछे उसका सेना का रक्षात्मक व्यू एवं दूसरे उसके तोपखाना प्रमुख थे। बाबर ने जो अपनी व्यू रचना की थी उसने एक तरफ पानीपत नगर से सुरक्षित किया अपनी सेना को और दूसरी तरफ खाइयाँ बनवा दी और वृक्षों की शाखाओं की सहायता से सुरक्षा पंक्ति का निर्माण किया। सेना के आगे चमड़ों की बंधी 700 गाड़ियों की पंक्ति थी। गाड़ियों के बीचों बीच काफ़ी रास्ता छोड़ रखा था जिसमें होकर घुड़सवार सैनिक निकल सकें। गाड़ियों के बीचों बीच छाती की ऊंचाई तक लकड़ी की तपाइयाँ खड़ी गई जिसके पीछे बंदूकची और तोपची यथासंभव सुरक्षित रह सकें। इस प्रकार बाबर ने अपनी व्यू रचना से इब्राहिम लोदी को पराजित किया। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी के अफगान सैनिकों के सामने खड़ी मुगल सेना के आक्रमण करने के लिए सीधे दौड़ पड़े, किंतु उन्हें बाबर के दुर्ग समान रक्षात्मक पंक्तियों के निकट अकस्मात ठहरना पड़ा। फिर शत्रु के सैनिकों की पंक्ति की अपेक्षाकृत संकुचित होने के कारण आक्रमण सेना के दस्ते कुछ खिसक कर केंद्रीय भाग की ओर मुड़ गए। बाबर यही चाहता था। उसने तुलवामा सेना को तुरंत पीछे से घूमकर आक्रमण करने की आज्ञा दी, जिससे इब्राहिम लोदी की सेना घिर गई और स्वयं इब्राहिम इस युद्ध में मारा गया और 15,000 सैनिक इस युद्ध में धाराशायी हो गए। इस प्रकार बाबर की उत्कृष्ट युद्ध व्यवस्था ने सैन्य संचालन। पानीपत के युद्ध का परिणाम। पानीपत के युद्ध का निर्णायक सिद्ध हुआ। लोधी वंश की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई। उसका शासक युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। दिल्ली सल्तनत पर बाबर का अधिकार स्थापित हो गया। लेनपुल ने लिखा है
कि दिल्ली के अफगानों के लिए पानीपत का युद्ध केनी के समान सिद्ध हुआ। वह उसके साम्राज्य का विनाश और शक्ति का अंत था। बाबर के लिए यह युद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण था। युद्ध के पश्चात बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे लोधी साम्राज्य के सभी भागों पर अधिकार कर लिया। इसमें संदेह नहीं है कि बाबर ने अपनी स्थिति को कायम रखने के लिए और दृढ़ बनाने के लिए युद्ध करने पड़े, परंतु भारत में मुगल वंश की नींव इसी युद्ध की विजय ने डालती थी। जिस कार्य को तैमूर ने 125 वर्ष पूर्व आरंभ किया, बाबर ने आज उसे पूरा कर दिया। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने लिखा है, लोधियों की सैन्य शक्ति पूर्णतः छिन्न भिन्न हो गई थी। हिंदुस्तान की सर्वोच्च सत्ता कुछ काल के लिए अफगान जाति के हाथ से निकलकर मुगलों के हाथ में चली गई, जिन्होंने 15 वर्ष के मध्यांतर से 2 शताब्दी तक उसे हत्या कर रखा। इस प्रकार मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और इसके द्वारा देश को श्रेष्ठ, सुयोग्य एवं सफल शासक प्राप्त हुए, जिनके अधिकार में देश को एक मौलिक संस्कृति के विकास के नवीन प्रयोग करने का अवसर मिला। इतिहासकार रुशब्रुक विलियम ने भी ठीक ही लिखा है कि बाबर के इधर उधर भटकने के दिन समाप्त हो चुके थे। उसे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए अथवा सिंहासन को सुरक्षित रखने के लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं थी और उसे अब राज्य विस्तार के लिए युद्ध की योजनाएं शक्तियों में लगानी थी। इस प्रकार मध्य एशिया में दर दर भटकने वाला बाबर अब भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बन गया था। नमस्कार।